व्यूअर्स, वेलकम टू माय शो डॉक्टर मीनूज शो। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो सीएमडी हैं वी बायोटेक हेल्थ केयर के मिस्टर अर्जुन अरोड़ा, और फार्मास्यूटिकल्स के बारे में इससे बेटर हमें नॉलेज कोई नहीं दे सकता। तो जानते हैं और ज़्यादा मिस्टर अर्जुन अरोड़ा से। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच मुझे अपने इस प्रेस्टीजियस कार्यक्रम में इनवाइट करने के लिए और दर्शकों को थोड़ा सा बताने के लिए कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक्चुअली है क्या। ज़्यादातर जितने भी हमारे दर्शकगण हैं, जितने भी हमारे यूज़र्स हैं, उनको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारे मिथ हैं कि एक्चुअली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है, मैं इसको कहता हूँ एक सेवा की इंडस्ट्री है। हम लोग सेवा करते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं, थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं, बट हमारा मेन जो मोटो रहता है कि हम लोगों की सेवा करें और इस दुनिया से जितनी भी बीमारियां हैं उसको हम हटा सकें। अनफॉर्चुनेटली दिन बर दिन आजकल बीमारियां बहुत हो रही हैं बिकॉज हमारी लाइफस्टाइल के कारण, हमारे खान पान के कारण, स्ट्रेस लेवल के कारण। और आजकल मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक हो जाता हूं कि आजकल बच्चों में मैं, जो कि भाई हम तो अब चलो आधी ज़िंदगी ज़्यादा जी चुके हैं, बट बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि आजकल बच्चों में फेटल केसेस बहुत हो रहे हैं, हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस लेवल और उनके खान पान के कारण जी। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है उसकी नेसेसिटी बहुत होती है हमारी ज़िंदगी में। इंडस्ट्री के बगैर दवाइयाँ नहीं बन सकती जी। दवाई के बगैर हम लोगों को ठीक नहीं कर सकते। तो सेवा भाव से जो भी करना चाहेंगे हम फार्मा इंडस्ट्री के लोग हम करते हैं। बाकी रही हमारी कंपनी के बारे में, मैं आपको अपनी कंपनी का ब्रीफ देता हूँ। मेरे ग्रैंडफादर डॉक्टर थे जी। वो डेंटिस्ट होते थे। तो उनके बाद मेरे पिताजी श्री सुरेश चंद्र अरोड़ा अब 85 ईयर्स ओल्ड हैं, यंग, हेल एंड हार्टी। सारा हमारे ग्रुप के एमरिटस चेयरमैन हैं। ओके। हमारा काफ़ी बड़ा ग्रुप है फार्मास्यूटिकल का। उन्होंने एक फर्म कंपनी बनाई थी आर्ब्रो फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के नाम से, जो कि अभी उनके छोटे भाई श्री विजय अरोड़ा जी, हमारे चाचा जी, वो देख रहे हैं। जी जी। हमारे गवर्नमेंट टेस्ट हाउस हैं। हम लोग टैबलेट, कैप्सूल्स, सिरप्स, फॉर्मुलेशंस ये सब बनाते हैं। और हमारे पास सरकारी टेस्ट हाउस का मतलब है कि हमें गवर्नमेंट से अप्रूव टेस्ट हाउस हैं जिसमें हम फूड की और फार्मा की और हर्बल्स की टेस्टिंग करते हैं। जी। इसके अलावा हमारे APIs भी हम बनाते हैं। APIs होते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसे हम हमारी बेसिक लैंग्वेज में कहते हैं रॉ मटेरियल्स। ओके। तो हम लोग रॉ मटेरियल के भी निर्माता हैं और 3-4 हम लोग जो रॉ मटेरियल बनाते हैं उसमें आप सबके आशीर्वाद से हम लोग काफ़ी अच्छी पद्धति पे हैं। वी आर आई थिंक अमंग द टॉप 5 मैन्युफैक्चरर्स इन व्हाट वी आर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। वंडरफुल। एंड थैंक यू सो मच। और उसके अलावा जो हमारा टेस्ट हाउस है वो भी इंडिया में टॉप 3 में आता है। जी। और ये हमारी कंपनी के बारे में। मेरा एक बेटा है चाणक्य अरोड़ा, तो मैंने उसके नाम से भी एक फर्म बनाई थी जो कि बहुत फेमस फर्म है हमारे जी जी। इंडिया में, चाणक्य फार्मा के नाम जी। से। वो भी हमारी फर्म एक चल रही है। तो इट्स अ ग्रुप ऑफ कंपनीज और भगवान का बहुत शुक्र है, सेवा भाव का हमेशा हमारे को सिखाया गया है कि लोगों की सेवा करनी है, अच्छी दवाई बनानी है, बढ़िया दवाई बनानी है। बिकॉज मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी कंपनी की दवाई मैं खुद भी खाता हूँ, मेरा बच्चा भी अगर खाने की ज़रूरत पड़े तो वो भी खाता है। जी। तो दवाई ऐसी होनी चाहिए कि जिस पे उसका असर हो और वो बिल्कुल ठीक हो जाए। मिस्टर अर्जुन अरोड़ा, आपके पास इतना फार्मास्यूटिकल्स का नॉलेज है, इतनी डेप्थ है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। मेडिसिन के प्राइसेस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। कोई मेडिसिन बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो कहते हैं कि शायद इसका दाम बढ़ा कर दिया जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आते हैं या जो भी दवाइयाँ होती हैं उसके अंदर कैटेगराइजेशन होती है। जो पेटेंट की जो दवाइयाँ होती हैं, जो रिसर्च की दवाइयाँ होती हैं, वो डेफिनेटली थोड़ी सी महंगी होती है, बट उसको भी कंट्रोल करने के लिए हमारी भारत सरकार बहुत ज़्यादा उसके लिए स्ट्रिक्ट है, स्ट्रॉन्ग है। एक हमारी बॉडी होती है NPPA, विच इज़ नेशनल फार्मा प्राइस कंट्रोल एक्ट होता है। उसके अंतर्गत हमारे को एक सूची दी जाती है कि आप इस दवाई को इससे ज़्यादा नहीं बेच सकते। अब 2 प्रकार की दवाइयाँ होती हैं, मैं आपको ये बताता हूँ। जो लोगों को एक और ये बड़ी मिथ है कि
जो एक जेनरिक होती है और एक एथिकल होती है। एथिकल हम कहते हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, जेनरिक होती है जो आप लोगों को, जैसे प्रधानमंत्री हाँ जन जी, सेवा जी। केंद्र खुले हुए हैं या जी, वो जी। जेनरिक है और वो उसकी 1/10 प्राइस में मिलती है। और कई लोग सोचते हैं कि वो दवाइयाँ असर करेंगी नहीं करेंगी, या वो दवाइयाँ नकली हैं, या वो दवाइयों की क्वालिटी ख़राब है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं सारे श्रोतागण से, जितने भी मेरे को देख रहे हैं, एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, जेनरिक दवाइयों में कोई खराबी नहीं है। जिस फैक्ट्री के अंदर आपकी एथिकल दवाइयाँ बनती हैं या जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स बनते हैं, उसी के अंदर आपकी जेनरिक की ही दवाइयाँ बनती हैं। तो ओके। ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी क्वालिटी का हो। आती है प्राइस की बात। हर कंपनी के अपने अपने कुछ खर्चे होते हैं, अपने अपने सिस्टम्स होते हैं। जैसे मैंने बताया, अगर उन्होंने कोई रिसर्च करी है करेक्ट। और उन्होंने कोई नई चीज़ इजाद करी है, तो डेफिनेटली उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है। अब जैसे एक एग्जांपल दूंगा, हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने अभी सिकल सेल के लिए एक दवाई लाए हैं। सिकल सेल की दवाई, मतलब आप भी आश्चर्यजनक होंगे कि उसकी कीमत थी 70,000 रुपये की एक बॉटल, जो कि विदेश से आती थी सिकल सेल की दवाई। उसी को हमारे एक मित्र मैन्युफैक्चर हैं, उन्होंने उसको 1% ऑफ द कॉस्ट कर दिया, जो कि सिर्फ 700 रुपये की करती है। ओह माय गॉड। तो आप सोचिए कि हमारे ऐसा नहीं है कि इंडिया के लोगों, जो हमारी इंडिया है, दैट इज नाउ द कैपिटल ऑफ फार्मास्यूटिकल इन द वर्ल्ड। हमारी दवाइयाँ पूरे विश्व में जाती हैं। सबसे अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ हमारे बनती हैं। हाँ, कुछ एक आध इंसिडेंट होते हैं जो कि हम लोग सुनते हैं कि यार नकली दवाइयाँ पकड़ी गई हैं। तो देखिए, वो तो हर कंट्री में हर जगह पे होता है, जिसका हमेशा हम खंडन करते हैं, निंदा करते हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दवाइयाँ एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान को बचता है, वो ठीक होता है। तो वो जो सिकल सेल की दवाई उन्होंने बनाई, 700 रुपये में बनाई। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अब उसको हम कैसे कह सकते हैं कि इतनी महंगा, इतना प्राइस वेरिएशन होता है। हमारे भारत में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और हमको ने ये एक प्रण किया हुआ है। मैं यहाँ कोई पॉलिटिकल नहीं बोल रहा, बट स्टिल बिकॉज ही इज़ आवर प्राइम मिनिस्टर, और उनकी जो सोच है, उनकी विचारधारा बहुत डिफरेंट है। और मोदी जी ने हमेशा यही बोला है कि दवाइयों को सस्ता करिए। तभी इन्होंने ये जन सेवा औषधि केंद्र प्रधानमंत्री का ही बनाया है। और आप आश्चर्यजनक होंगे कि जितने भी टॉप मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया के, वो सभी दवाई बनाते हैं। मज़े की बात है, वो दवाई एथिकल भी बनाते हैं, जिसकी कीमत 100 गुना ज़्यादा भी हो सकती है, 50 गुना ज़्यादा भी हो सकती है। और उसी फैक्ट्री में ये जन औषधि की दवाइयाँ बनती हैं। तो इसमें प्राइस का वेरिएशन थोड़ा बहुत रहता है, मैं उस बात से आपकी एग्री करता हूँ, बट क्वालिटी ऑफ द मेडिसिन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो भी दवाइयाँ जन औषधि में बन रही हैं या एथिकल है, जैसे कि अब पेंटाप्राजोल है। अब पेंटाप्राजोल जो है वो आती है, जेनरिक नेम है, उसको आप पेंटाप्राजोल टैबलेट को जेनरिक नेम में करते हैं। ऐसी हमारे मित्रगण हैं जिन्होंने पेंटाप्राजोल का एक ब्रांड का नेम रखा हुआ है जी। अब उनके जो पेशेंट होते हैं, उनके दिमाग में वो ब्रांड नेम फिक्स्ड है कि भाई मुझे यही ब्रांड नेम खाना है जी। अब वो पेंटाप्राजोल जेनरिक भी ले आएगा, असर तो वो भी करेगा, लेकिन उनको एक अंदर फियर बैठा हुआ है कि नहीं यार, मुझे तो उसी ब्रांड का खाऊंगा तो मेरी गैस्ट्रिक ठीक होगी जी। तो आप पेंटाप्राजोल खाओ या पैरासीटामोल खाओ या पैरासीटामोल का कोई टॉप ब्रांड खाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दवाई तो दवाई है और अच्छी फैक्ट्री में बनती है। और प्राइस की जो बातें हैं, मैं तो ये पर्सनल चाहूँगा कि सारी की सारी कीमतों को कम कर देना चाहिए। सारे मैन्युफैक्चर जो बड़े बड़े हमारे उत्पादक हैं यहाँ पे देश के अंदर, उनको दवाइयों की प्राइस को कम करना चाहिए। और कुछ ऐसे बड़े उत्पादक हैं जिन्होंने दवाई की प्राइस को कम किया है, ऐसी बात नहीं है कि कम नहीं किया है। इस राह पे सब चल पड़े हैं और आशा करता हूँ कि अगर ये राह पे चलेंगे तो आने वाले टाइम पे हमारे देश में कोई भी दवाई से वंचित नहीं रहेगा। अर्जुन जी, आपका एक्सपीरियंस बहुत वास्ट है और अभी आपने जैसे प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया, तो मोदी जी भी यही चाहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट पे हम फोकस करें और उसके लिए हम काम करें। तो आप भी उसके बारे में, मैंने सुना है, कुछ कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी आप मेरे दर्शकों को उसके बारे में भी कुछ बताएं। जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि कोई भी आदमी या कोई भी बच्चा जो पढ़ के आता है, एक तो उसको अच्छी प्लेसमेंट मिले जी। एंड ही शुड बी
quite well adversed with all the skill development in that particular field. करेक्ट. अब रही हमारी फार्मास्यूटिकल फील्ड की बात. फार्मास्यूटिकल फील्ड में क्या होता है मैम कि एक बच्चा पढ़ के आता है बी फार्म, बैचलर ऑफ फार्मेसी या एम फार्म या बीएससी. अब उसको एक दवाई की फैक्ट्री में वो जॉब अप्लाई करता है. तो कोई भी जब उसको रिक्रूट करता है, कैंपस प्लेसमेंट होती है या वो कहीं जाता है, तो उसको 15-20 हज़ार से ज़्यादा की तनख्वाह नहीं मिलती. अब बच्चा 4 साल पढ़ता है और उसके बाद उसको 15-20 हज़ार की तनख्वाह मिले तो क्यों मिलती है, तो हमने उसके लिए एनालाइज किया, क्योंकि मेरी खुद की भी फैक्ट्री है जी. तो हमने ये देखा कि बच्चों को इंस्ट्रूमेंटेशन या उनको जो मशीन के बारे में उसकी कोई नॉलेज नहीं है. तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि स्किल डेवलपमेंट में करो, तो हमने बहुत टाइम से सोचा हुआ था कि हमें बच्चों को स्किल डेवलपमेंट कराना चाहिए. तो हम ऐसी एक नई चीज़ लेकर आ रहे हैं इंडिया के अंदर, जो कि अब तक किसी ने नहीं सोचा, कि हम बच्चों के लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाएंगे, सरकार की मदद से ही बनाएंगे, बिकॉज बिना सरकार की मदद से तो देखो हम चल ही नहीं सकते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट गेम. हम एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाएंगे जिसमें हमें सरकार जगह देने के लिए भी प्रॉमिस कर रही है और भी हमको फैसिलिटीज़ देने के लिए प्रॉमिस कर रही है. उसके अंदर हम बच्चों को इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बताएंगे. जो 1-1 करोड़ के इंस्ट्रूमेंट हैं, 50-50 लाख के इंस्ट्रूमेंट हैं, वो किसी भी फैक्ट्री में जाते हैं तो वो कोई भी फैक्ट्री का ओनर या उनके जो QC हेड्स हैं उस बच्चे को, उस नए रिक्रूट को बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट को टच नहीं करने देंगे. मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ. जैसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है HPLC, which is called high pressure liquid chromatography या high performance liquid chromatography. अब वो जो HPLC होता है उसकी इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट होती है 50 लाख रुपए. अब उसके चलाने के लिए उसको नॉलेज नहीं होती है, उसने थ्योरेटिकल पढ़ा होगा थोड़ा सा कि व्हाट इज HPLC, व्हाट इज UPLC या व्हाट इज FTIR, व्हाट इज GLC. जैसे आजकल आप देख रहे होंगे, आजकल एक कोई घी वाले हैं वो ऐड कर रहे हैं GC पास्ट. अब व्हाट इज GC, अगर मैं आज किसी श्रोतागण से पूछूं GC, तो GC क्या है? इट इज गैस क्रोमैटोग्राफी. बट हर एक को नहीं पता. एक स्टूडेंट को तो पता है, कई बार तो स्टूडेंट को नहीं पता होता कि GC की मशीन चलानी कैसे है जी. तो वो जो इंस्ट्रूमेंटेशन को चलाना और उसके बारे में स्किल डेवलपमेंट करना, उसके लिए हमने सोचा है और हम उसके लिए इमीडिएटली वो हम लोग स्टार्ट करने का प्लान है. और बहुत जल्दी इंडिया के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट इसको बनाने का हमारा प्रण है, मोदी जी के जो एक विजन है उसको आगे ले जाने के लिए. थैंक यू मिस्टर अर्जुन, यहाँ पर आने के लिए. आपने मेरे शो की वैल्यू बढ़ा दी. आपके साथ तो शायद पूरा एपिसोड भी कम पड़ जाता. यू हैव सच अ लॉट ऑफ नॉलेज, बट एज टाइम इज प्रेसिंग आई हैव टू कॉल द अदर गेस्ट ऑन द शो. तो दोस्तों, समय हो गया है अपने अगले गेस्ट को बुलाने का, और वो है मिस्टर प्रशांत मनी. ही इज़ द ओनर ऑफ ए अलीफ सैलून. वेलकम प्रशांत, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? टू बी फ्रैंक, आई एम फीलिंग फाइन और बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ कि आपने मेरे को प्लेटफॉर्म दिया, जहाँ पे बेसिकली मैं पिछले 1.5-2 साल से मैं सोच रहा था कि इसके बारे में जो आप फार्मास्यूटिकल और बहुत सारी चीज़ें जैसे सैलून इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारे मिथ बने हुए थे कि ये प्रोडक्ट्स यहाँ बनता है, ये प्रोडक्ट्स यहाँ बनता है, ये यहाँ इसके बेनिफिशियल है, ये यहाँ के लिए ये चीज़ें यहाँ के लिए नुकसानदेह हैं. तो मैंने भी 1.5-2 साल के रिसर्च करा हुआ था. मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कोई प्लेटफॉर्म मिले जहाँ से मैं आप लोगों के ज़रिए ये बता सकूँ कि हाँ, यहाँ पे ये चीज़ें बेटर हैं, यहाँ पे ये चीज़ें, यहाँ ये लूफॉल हैं. तो थैंक्स अ लॉट टू यू कि अभी आपने मेरे को शो में बुलाया, जिसके ज़रिए मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ जो मैंने देखी है. जी, आपका जो सैलून है 11 ब्रांचेज हैं आपके. हाँ जी, हाँ. तो मैं चाहूँगी आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं. क्या आप पहले से इसी बैकग्राउंड से थे या आपको ये चीज़ रेडीमेड मिली? नहीं, टू बी फ्रैंक, मैं बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ. कुछ सर्कमस्टेंसेस तो कुछ चीज़ें आई जिसके थ्रू मुझे आने का, इस इंडस्ट्री में आने का मौका मिला. ये ग्लैमर से भरी हुई इंडस्ट्री है जी. और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लगी मेरे को कि हाँ, मैं इसके लिए बना नहीं था. बेसिकली स्टार्ट में मेरी नॉलेज और पकड़ जो थी वो सब्जेक्ट्स में लाइक मैथ और फिजिक्स में अच्छी थी. तो सबने बोला, मैं भी उनके फ्लो में बहता चला गया, चलो ठीक है, इंजीनियरिंग इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर मी. मैं करा और अच्छा खासा कर लिया था जी. फिर मैं जब आया, आई केम टू दिल्ली NCR और यहाँ पे मुझे दिखा ये कि सैलून इंडस्ट्री ऐसी होती है
तो मैंने कहा नहीं यार, मैं वहाँ गलत था, मैं यहाँ सही हूँ। तो फिर आई केम टू दिस इंडस्ट्री, और मैं बोल सकता हूँ कि 9-10 ईयर्स हो गए मेरे को सैलून इंडस्ट्री में। और A to Z मैंने बड़ी छोटी से छोटी चीज़ें और बड़ी से बड़ी चीज़ें पकड़ी हैं, जो देखी हैं अभी, और जो आप लोग के बीच में शेयर भी करूँगा। जी, बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी लग रही है आपकी प्रशांत। तो मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं आपकी शुरुआत कहाँ से हुई सैलून इंडस्ट्री में। राइट। मैंने अपनी जर्नी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से स्टार्ट करी। मैं कैंपस के सिलेक्शन हुआ था कैंपस के थ्रू। वहाँ के थ्रू मैं आया, गुड़गांव में मेरी पहली जॉब थी। तो उसके बाद 4-5 मंथ्स मैंने जॉब करी। 4-5 मंथ जॉब करने के बाद कुछ चीज़ें आई, वो चीज़ें मैं सबके सामने, आप लोगों के सामने शेयर नहीं कर सकता, बस ये बता सकता हूँ कि उसके ज़रिए मैंने सैलून इंडस्ट्री में एंट्री करी। बट दैट वाज द टफ टाइम फॉर मी एज वेल, बिकॉज मैं उस समय भी 2 जॉब करता था। ओके। 2 जॉब करता था। नाइट शिफ्ट मैंने अपने सॉफ्टवेयर की स्टार्ट करी थी, और डे में अपना सैलून इंडस्ट्री करता था। जी। तो दिनों रात ही 18 आवर्स में आई वाज वर्किंग बिकॉज ऑफ मेरे पे फैमिली प्रेशर था जी। कि ये करना है और ये करना ही है। जी। तो ये करने के पीछे मैंने अपनी लाइफ जो स्टार्टिंग की थी, मैंने सोच लिया कि बस फ्लो में जैसे चल रहा है चलने दो। और आई एम फीलिंग प्राउड नाउ कि मैंने उस फ्लो में बहने दिया अपने आप को। मैंने अपना डिसीजन खुद लिया, और किसी के उस पर नहीं कहा कि चलो ठीक है आप यहाँ गलत हैं, आप यहाँ गलत हैं। मुझे जो सही लगा मैं करता गया, और गॉड नोज, और आप लोग की सब लोग की ब्लेसिंग है। सबसे पहला सैलून आपका कब खुला? अपना खुद के सैलून की बात करूँ तो मैंने खुद के सैलून तो अभी 2 इयर्स बैक स्टार्ट करा है। ओके। और एक साथ 11 हो गए? यस, राइट। वो बस चलती गई सीढ़ियाँ चढ़ता गया मैं। और मैं स्टार्ट करा मैंने अभी जब जॉब कर रहा था, जॉब के साथ ही 1-2 सैलून की फ्रेंचाइजी ली मैंने। पहले मैंने नॉलेज लेना था, और इस इंडस्ट्री में सबको, आप लोगों को भी ये सजेस्ट करूंगा, कभी भी किसी भी इंडस्ट्री में, नॉट ओनली सैलून, किसी भी इंडस्ट्री में जाने से पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जी। क्योंकि ये एक ऐसी जगह है कि अगर आपको नॉलेज नहीं हुई, इवन एक चाय वाले की भी बात करो, जी, नुक्कड़ वाले चाय वाले की बात करो, आजकल तो बीटेक चाय वाला, MBA चाय वाला बहुत लोग आ गए हैं, बट चाय वाले की भी अगर बात करूं तो चाय वाला पोर्शन में भी आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, ये चीनी इतनी पड़नी चाहिए, ये चाय की पत्ती इतनी पड़नी चाहिए। जी। तो वो बहुत मैटर करता है जब आप किसी इंडस्ट्री में एंटर कर रहे होते हैं। जी। क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मे बी फाइनेंशियली आपसे स्ट्रांग ना हो, बट नॉलेज उनको बहुत डेप्थ होती है। जी। तो अगर आपके पास वो डेप्थ नॉलेज नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। प्रशांत, नॉर्मली किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी कहीं से भी शुरू करता है तो उसको आगे बढ़ने में काफ़ी वक्त लगता है, कुछ साल लग जाते हैं। आई मीन इवन टू स्टार्ट विद द फर्स्ट फ्रेंचाइजी और सेकेंड शॉप, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आप 2 साल के छोटे से टाइम में हाउ कुड यू मैनेज टू कम 11 सैलून? मैं इसको 1 या 2 साल नहीं बोलता हूँ, ये मेरी मेहनत थी 10 साल की। ओके। 10 ईयर्स में मैंने कुछ भी नहीं करा। मैं जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, जिसे हम लोग बिलोंग करते हैं, मैं कह सकता हूँ, वहाँ पे क्या है, कॉन्टेक्स्ट का गेम है। आपके बिहेवियर का गेम है। आप कैसे लोगों को ट्रीट करते हैं, लोगों से कैसे कॉन्टेक्ट्स बनाते हैं, लोगों का कैसे फेथ गेन करते हैं, जी। वो मैटर करता है। मैंने इस इंडस्ट्री में, एक अच्छी बात थी मेरे लिए बैकग्राउंड का होना। मैं बैकग्राउंड से अगर बात करूँ, मैं एजुकेशनल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। फादर वॉज प्रिंसिपल, मदर वॉज टीचर। तो ये मैंने देखा कि चलो लोगों से बात करने का तरीका, लोगों से रिलेशन बनाने का तरीका मेरे ब्लड में ही था। जी। तो मैं सबसे अच्छे तरीके से बात करता था, सबको अच्छे से ट्रीट करता एज ही वॉज अ कस्टमर। इवन मेरे जो स्टाफ था, मेरे जो कुलीग थे, सबके साथ मैं अच्छे से बिहेव करता था। जी। और लीड्स वैसे आती गई। जब मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने पहला सैलून ओपन करा था ना, सैलून ओपन करने के टाइम पे मैंने कम से कम अपने 40 से 50 कॉन्टेक्ट्स वालों को सबको बुलाया था कि आइए, मैंने पहला अपना सैलून ओपन करना है। और दैट वाज द फर्स्ट डे, 14th ऑफ अप्रैल वो द डे मेरे पास 4 फ्रेंचाइजी उसी दिन आई थी। ओके, वंडरफुल। बिल्कुल, वो मैंने कॉन्टेक्ट्स, मैं ऐसा नहीं कह सकता मैंने उनको जनरली इसलिए बुलाया था, बस हाँ, दे केम टू मी, दे ब्लेस्ड मी, और दे सेड कि अच्छा एक काम कर, यहाँ पे मेरी लोकेशन है, यहाँ पे मेरी लोकेशन है, यहाँ पे मैं ओपन करना चाहता हूँ।
और वो ऐसे ही फ्लो में चलता गया। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं करा, कुछ भी कि आप लोग आइए मैं आपके साथ कुछ करना चाहता हूँ। बट हाँ, इस इंडस्ट्री में और किसी भी इंडस्ट्री में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, फेथ वो बहुत बड़ी चीज़ है, जी। लोगों ने करा, और उसी की वजह से आज मैं जो हूँ। प्रशांत, जैसे आपने बताया कि किसी भी फील्ड में हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं, नया बिजनेस या कुछ भी, तो उसके लिए नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं भी अपना स्किन क्लिनिक चलाती हूँ, मैं भी बहुत सारी थेरेपीज़ देती हूँ, मेरे प्रोडक्ट्स भी हैं। तो इसी तरीके से आपने इसके लिए कोई इक्विपमेंट्स को यूज़ करने के, या फिर जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने सैलून्स में, उसके लिए आपने भी कुछ नॉलेज लेने के लिए कोई कोर्स किया था, या मतलब कैसे, Yes, वेयर right, डिड यू right. गेट द नॉलेज फ्रॉम? नहीं, मैंने कोई कोर्स तो नहीं किया, बट हाँ, मैंने आपको बताया जैसे जर्नी स्टार्ट करी ना, उस समय मैं केवल बैठा नहीं रहा। जब भी कोई थेरेपिस्ट थेरेपी कर दे रहा होता था, कोई भी स्टाइलिस्ट कोई सर्विस दे रहा होता तो आई वेंट देयर। मैंने जानना चाहा कि इन चीज़ों में ये कैसे कर रहा है और क्या तरीका सही होता है, क्या गलत होता है। हाँ, उसमें घुसने की आदत थी, मैं उसके अंदर एंटर करा, डेप्थ नॉलेज इससे ली। सी, दो टाइप के लोग होते हैं, एक लाइफ में पढ़ लिख के आगे बढ़ते हैं, और एक स्टार्टिंग से ही उनके हाथ में पैसे नहीं होते हैं या कोई और नॉलेज वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो वो लोग छोटे से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो मैं कह सकता हूँ इस इंडस्ट्री में मैंने कोई कोर्स नहीं किया, बट मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा। तो पहले क्या होता है, एक नॉर्मल सी बात करते हैं कि लोग सर्विस के लिए जाते हैं, सबसे पहले हेयर कट के लिए जाते हैं कि भाई कोई भी आया मेरा हेयर कट कर दो। तो एक होता है हमारे यहाँ के, मतलब जो सबसे छोटे लेवल पे जिन्होंने कोई कोर्स नहीं किया, हम वहाँ से भी कराते थे, हमारे पेरेंट्स के टाइम पे हम उनसे भी कराते थे। तो उस समय क्या होता था कि गए, उन्होंने नॉर्मल कैंची ली, सीजर लिया, वो कट कर दिया। आज क्या होता है, आज हम जाते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो स्टाइलिश जिनको हम बोलते थे, वो हेयर स्टाइलिश जाते हैं। जब हम उनके पास जाते हैं तो वो पूरे अच्छे तरीके से बताते हैं, अच्छा ठीक है आपके ऊपर ये शूट होगा, आपके ऊपर ये सही जाएगा, अच्छा आजकल फैशन में ये है। तो करते वो भी एकट ही है, बट हाँ, उनके बताने का तरीके से ऐसा लगता है कि हाँ दे आर क्वालिफाइड जी। बस ये चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है, हमने समझा। प्रशांत, जैसे आप जिस इंडस्ट्री में हैं, बेसिकली ये एक सर्विस इंडस्ट्री है और ग्लैमर की दुनिया है, तो डेफिनेटली जब लोग बहुत कुछ करवाने आते हैं तो बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज़ भी आते हैं और नेगेटिविटी भी आती है, तो उसको आप कैसे हैंडल करते हो? यहाँ पे मैं बड़ा ब्लेस्ड हूँ। बेसिकली जो मेरी पार्टनर है नेहा अरोरा, वो मार्केटिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं, तो शी टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग। हम सप्ताह में एक दिन बैठते हैं, वो भी फ्राइडे की इवनिंग में हम साथ में बैठते हैं और सारे सैलूनों के रिव्यू जो एक सप्ताह के अंदर आए होते हैं, उन सैलूनों के रिव्यूज़ पे वो करते हैं। और उस पर हमने 2-3 चीज़ें स्ट्रिक्टली मेंशन भी करी। कोई भी अगर एक रिव्यू भी गलत मिलता है तो डायरेक्टली कॉल मेरी या नेहा की जाती है कस्टमर के पास केवल मैं और नेहा दोनों में से कोई कॉल करते, कोई हमारा एम्प्लॉय कोई कुछ नहीं करता जी। और हमने एक और बना रखा है, अगर उसके 5 डेज के बिटवीन में अगर हमारे मैनेजर ने हमको बता दिया है जी कि सर ये प्रॉब्लम आई थी, ये कस्टमर आई थी, हमने इसको रिजॉल्व कर दिया है, देन इट इज़ फाइन। अगर उन्होंने बताया नहीं या बताने के बाद वो रिजॉल्व नहीं कर पाए जी, तो हम बहुत अच्छी वाली पेनल्टी लगाते हैं स्टाफ के ऊपर नहीं, मैनेजर के ऊपर। अच्छा, ओके। बिकॉज सी, अगर हम वहाँ पे नहीं है ना, तो ही इज एक्टिंग लाइक अ ओनर। ओके। तो अगर वो ओनर है तो सैलून उनका है, और सैलून अगर उनका है तो उनको देखना चाहिए नेगेटिव फीडबैक आया कैसे, और अगर आया है तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर उन्होंने वो किया ही नहीं है तो वो ओनर नहीं है। प्रशांत, आजकल कोई भी इंडस्ट्री हो, वेदर इट इज़ सर्विस और प्रोडक्ट, पब्लिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप इसके लिए क्या फॉलो करते हैं? किस तरीके से आप अपनी सैलून्स की पब्लिसिटी करते हैं? जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, पब्लिसिटी की रिक्वायरमेंट अभी तक पड़ी नहीं थी। स्टार्ट अभी 1 या 2 साल ही हुआ था। मैंने कहा पहले पैर जमा लूँ, अच्छे से लोग मेरे को जान लें जी। जितने सराउंडिंग में मैं कहीं पे भी इंडिया से बाहर जाने की कोशिश करूँ, अपने स्टेट से बाहर जाने की कोशिश तब करूँगा जब मैं स्टेट में कितना पावरफुल हो जाऊँगा। तो मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे अपने ब्रांड को सबसे पहले पावरफुल करना चाहता हूँ। आजकल सबसे अच्छा टैग वो हो चुका है हमारे पास सोशल मीडिया जी। तो वो सोशल मीडिया पे हम जितनी अपीयरेंस अपनी बढ़ा देंगे, उतना लोग हमें जानने लगेंगे।
बट वो मैं तब करना चाहता हूँ जब पहले जहाँ पे हूँ दिल्ली NCR वो अच्छे तरीके से कैप कर सकूँ। प्रशांत, आपने कहा अभी आपको PR का मौका नहीं मिला या आपने अभी तक नहीं कुछ करा, और आज आप डॉक्टर मीनूज़ शो पर हैं और मिलियंस ऑफ व्यूअर्स हैं मेरे इस शो के। आज उनसे रूबरू हो आप, तो आप मेरे व्यूअर्स को बताइए कि आपसे जुड़ने का, A-Aleve से जुड़ने का उनको क्या बेनिफिट है? मेरे से जुड़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बताना चाहूँ, सबसे बड़ा है कि 10 डेज़ का एक्सपीरियंस आपको 1 मिनट में जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो 10 साल के एक्सपीरियंस से स्टार्ट होगा। मेरे यहाँ कोई भी स्टाफ नया नहीं है। ओके। मेरा कोई भी स्टाफ आप ये नहीं कह सकते क्वालिफाइड नहीं है। ओके। मैंने जो भी स्टाफ रखा हुआ है हाईली क्वालिफाइड, और इस इंडस्ट्री में मिनिमम मेरा स्किल है कि 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ओके। अगर मुझे कोई भी ज्वाइन करता है तो मिनिमम 7 ईयर का एक्सपीरियंस ज़रूरी है, अगर नहीं है तो हम उसको नहीं रखते हैं। ओके। तो मैं इतना तो अपनी गारंटी के साथ ये बोल सकता हूँ कि आप कभी भी आएंगे तो सर्विस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। हाँ, लक एंड लक इज ऑलवेज देयर। कभी ऐसा हो सकता है कि सर्विस में कोई भी फॉल्ट आ जाता है, बट मैं आपको बस और कुछ नहीं, ज़्यादा सोशल मीडिया तो नहीं देखता। आप लोग ये ज़्यादा अच्छे तरीके से देखकर बता सकते हैं कि मेरे कोई भी व्यूज़ फेक नहीं होते, और मेरे जो भी व्यूज़ हैं उनके सारे जेन्युइन फीडबैक देखने तो आप कहीं पे भी गूगल रिव्यूज़ वगैरह देख सकते हैं जी। अगर कहीं पे भी रिव्यू होगा तो आपको गलत दिखा भी होगा तो आप देख सकते हैं कि उसके बाद वो थैंक यू या उसके बाद उनकी कॉल ज़रूर आई होंगी मेरे पास कि हाँ ये चीज़ें हुई थी, चलो मैं डिलीट कर देती हूँ। और ये देख सकता हूँ मेरे ज़्यादातर 99% देख सकता हूँ मेरे पास प्लस पॉइंट्स ही हैं। मैं अगर 1% की तो मैं कुछ नहीं कहता, आई एम नॉट गॉड और कोई भी नहीं है। बट हाँ, जो भी है आप लोगों के सामने है। हमारे पास हमारे प्रोडक्ट जेन्युइन है। हम कोई भी प्रोडक्ट रखने के पहले 1.5 महीने, आप लोग रिसर्च की बात करते हैं, मैं सलोन की रिसर्च की बात करता हूँ। कोई भी प्रोडक्ट्स रखता हूँ तो 1.5 महीने पहले हम रखते हैं एक सलोन पे। उस सलोन पे 1.5 महीने रिसर्च चलती है कि भाई ये इसका ये फीडबैक है, ये फीडबैक। अगर 1% भी हमको लगा कि ये फीडबैक जेन्युइन नहीं है तो मैं उस प्रोडक्ट को रखता ही नहीं। ओके। तो आंख बंद करके ये विश्वास तो आप कर सकते हैं कि अगर आप मेरे पास आए हैं तो प्रोडक्ट तो अच्छे ही मिलेंगे आपको। ओके। तो प्रशांत, आपने बताया आप प्रोडक्ट्स को बहुत परख कर यूज़ करते हैं, जो सलोन में आप जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो आपने डॉक्टर मीनूज़ के प्रोडक्ट्स भी यूज़ करे हैं। तो मैं चाहूँगी आज आप यहीं पर मेरे व्यूअर्स को भी बताएं आप मेरे प्रोडक्ट्स को कैसे रेट करते हैं। मैंने आज भी आप ही का शैम्पू यूज़ किया हुआ है। मैं आज 4 मंथ की बात, 4 महीने पहले हमने स्टार्ट करा हुआ था और 4 महीने बाद तक ही आज भी मैं इन्हीं का प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ। आपकी जब सबसे अच्छी खासियत मैंने आपको ये बताया भी था प्रोडक्ट जब मैंने पहली बार यूज़ किया था कि एक तो एलोवेरा वगैरह की क्वांटिटी अच्छी है उसमें जी। और उसकी वजह से मुझे कंडीशनर, जैसे बेसिकली क्या होता है हर शैम्पू के बाद कंडीशनर की ज़रूरत होती है जी। मुझे इसीलिए मैंने बताया था आपने कंडीशनर बनाया क्यों, क्योंकि शैम्पू में ही इतना कुछ है कि कंडीशन वगैरह की ज़रूरत ही नहीं होती। तो मुझे अच्छा लगा और यही एक रीज़न है कि मैं आज भी यूज़ कर रहा हूँ। 4 महीने से पहले बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ किए, 1 2 3 4 करता गया, बट जब से मैंने आपका प्रोडक्ट यूज़ किया है, मैं आज मॉर्निंग की बात बता रहा हूँ, मैं थर्सडे के दिन वॉश नहीं करता। थर्सडे को सोकर जिस दिन भी शैम्पू होता है मैं आपका ही शैम्पू यूज़ करता, डॉक्टर मीनू। मेरे उसमें अलग से रखा हुआ है डॉक्टर मीनू का प्रोडक्ट, वो मैं यूज़ करता हूँ, मेरी वाइफ यूज़ करती है। और यही एक रीज़न है कि मैंने अपने सारे ब्रांचेज में आपके प्रोडक्ट रखवाए हुए हैं जी। और आपके प्रोडक्ट अच्छे मूव हो रहे हैं बिकॉज ऑफ रिजल्ट। मैं फिर आपको बताया 1.5 महीने तक मैंने यूज़ किया था पर्सनली, मुझे अच्छा लगा, उसके बाद मैंने आगे रखा हुआ है और दे आर सेलिंग वेल। तो दोस्तों, ये थे A-Aleve के ओनर मिस्टर प्रशांत मनी, और जितना खूबसूरत इनका सैलून है उतनी ही खूबसूरत इनकी पर्सनालिटी भी है। आप इनसे जुड़ सकते हैं, इनके नंबर्स यहाँ स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। और फिर मिलते हैं अगले हफ्ते और अच्छी पर्सनालिटीज़ के साथ। जुड़े रहिए। थैंक यू।